गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे पेशेंट एडजस्टमेंट टू द हॉस्पिटल्स। मीन्स जब पेशेंट हमारा हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, कुछ समय के लिए 5 दिन 7 दिन 1 वीक, तो उस समय वो किस तरीके से पेशेंट वो एडजस्ट करता है, वो सिचुएशन को, वो माहौल को कैसे अडेप्ट करता है। क्योंकि उस समय जो पेशेंट होता है वो साइकोलॉजिकली, फिजिकली, सोशली, साइको सोशली भी एंड फाइनेंशियली भी क्या होता है, वीक होता है और वो प्रॉब्लम्स उसके साथ होती है ना। तो उस समय पर किस तरीके से, अब यदि इसमें देखा जाए, यदि फिजिकली भी कुछ उसका बॉडी में इम्पेयरमेंट हुआ है, कोई डिसीज हुई है, कोई डिसऑर्डर हुआ है, तो वो कैसे उस चीज को एक्सेप्ट करता है, क्या क्या सिचुएशंस होती है ना। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे डिग्री ऑफ द स्ट्रेस एज वेल एज फैमिली है ना। इसमें क्या होगा, हमारा पेशेंट का जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो फैमिली है और उसकी पेशेंट की कंडीशन, मतलब पेशेंट का एज ग्रुप क्या है, उसका टेम्परामेंट कैसा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी अफेक्ट करता है। कई कई बार हम देखते कुछ पेशेंट रहते हैं ऐसे टेम्परामेंट उनका पॉजिटिव है, तो वो जल्दी से उस चीज़ को एक्वायर कर लेते हैं, जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर किसी का डिसीज से लेकर के उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, बिलीफ्स है, वो नेगेटिव है, या प्री एक्सपोजर उसका कैसा रहा है, या फैमिली कैसा रहा है, तो उस पर भी थोड़ा सा कल्चरल वो चीज़ें भी हमारी डिपेंड करती है। और उसकी फैमिली कैसी है, सपोर्टिव है ना, नॉन सपोर्टिव है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्री ऑफ यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट और उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग। तो हर पर्सन का रोल्स जो होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे फैमिली में कोई भी 4-5 मेंबर है, तो हर एक पर्सन का रोल क्या होता है, जो उसका काम है वो अलग अलग होता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पर्सन तो इसमें अफेक्ट करते ही करते हैं, साथ में जो सिक पर्सन है वो भी अफेक्ट करता है, और उसकी जो भी नॉर्मल लाइफ होती है वो भी अफेक्ट करती है, साथ ही साथ उसकी जो वर्किंग लाइफ होती है ना, उसका जो वर्क लाइफ बैलेंस है, कोई जॉब कर रहा है, कोई टीचर है ना, कोई एजुकेटर है, वॉटेवर, जो भी इंजीनियर है, वकील है, तब वो जॉब पे भी नहीं जा पाएगा ना। 5-7 दिन जब भी वीक रहेगा तो वो जॉब पर भी नहीं जा पाएगा। एज वेल एज उसका जो फैमिली में रोल है ना, जैसे कोई मदर है, कोई फादर है ना, या मदर है तो उसके छोटे बच्चे हैं, बच्चों की केयर करना, खाना बनाना, उनकी स्कूल भेजना, उनका कपड़े धुल के डालना है ना, उनकी केयर करना, तो वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। तो जब भी पेशेंट कोई बीमार होता है या अनहेल्दी होता है, सिक होता है, तो उस समय हमारा नॉर्मल वर्क लाइफ भी अफेक्ट होती है, साइकोलॉजिकली भी, सोशली भी, साइको सोशली भी हम इसमें, और फिजिकली भी अफेक्ट होता है। तो इंडिविजुअल्स ग्रोथ एंड साइको सोशल एडप्शन ना, अब उसका ग्रोथ कितना है, मतलब उसका मेंटल एबिलिटी कितना है, पेशेंट का एज क्या है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसका बिलीफ कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी हॉस्पिटल्स में या जो डिसीज उसके साथ एडजस्ट कर पा रहा है, और कितना जल्दी वो रिकवर कर पा रहा है, मतलब उसकी बिलिंग कितनी है कि वापस से रिकवर में कर पाऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी जो हमारे ब्रेन्स के सेल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं, और वो चीज़ रिकवर हो जाती है। कई बार हमारी उंगली में छोटा सा कट हो गया और बार बार उस पर ध्यान जाता है कि भाई कट हो गया, कट हो गया, कैसे होगा, क्या होगा, ओवर थिंकिंग में ना काम में मन लगता है और उधर ही ध्यान रहता है। पर हम उसको चलो हो गया, ठीक है, छोड़ दिया, बैंडेज बैंडेज लगा लिया और काम में लग गए, 2-3 दिन बाद वो हील हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। और उसको ही ध्यान लगाएंगे तो दूसरा काम भी नहीं होगा, और फिजिकली तो हुआ है, साइकोलॉजी भी हो जाएगा, काम में मन नहीं लगेगा, तो साइको सोशली भी डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो उस तरीके से पेशेंट के टेम्परामेंट पर, मतलब वो उसकी पर्सनालिटी टाइप क्या है ना, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसका बिलीव्स कैसा है ना, उसकी थिंकिंग पैटर्न कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी साइको सोशली भी एडेप्ट करने में टाइम लगता है। मेंटली, फिजिकली, सोशली, अब हर पर्सन का ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग सोच का लेवल होता है। तो जैसे फिजिकली हो गया, साइको सोशली हो गया, एंड मेंटल्स, फिजिकल, सोशल, साइको सोशल, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ पर्सन ना। अब जो सोशियो इकोनॉमिक भी कई बार अफेक्ट करता है, भाई हमारे पास जैसे हम बीमार हो गए ना, कोई मेजर इलनेस हो गई, अब पैसा नहीं है तो फिर हम थोड़ा सा डिले करते हैं, चलो बाद में करा लेंगे, चलो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से पैसा रहता है, चलो भाई मतलब कि इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा है, तो हम थोड़ा सा जल्दी डॉक्टर को दिखा के हम अच्छी तरीके से मेडिसिन लेके, क्वालिटी ऑफ केयर लेके हम जल्दी से ठीक हो सकते हैं। तो साइको सोशली भी अफेक्ट करता है, उसके बाद साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट करता है, मेंटली हमारा स्टेटस क्या है, हमारा एज ग्रुप क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद कुछ हमारे कल्चरल बिलीफ्स भी होते हैं ना, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल्स, कि भाई कई बार हम देखते हैं कि कोई मेंटल कोई डिसऑर्डर हुआ है, कुछ हुआ है, तो उन्होंने कहा भाई किसी बाबा के पास चले जाओ, वहाँ से झड़वा लो, फुकवा लो ना, ठीक हो जाएगा, या कहीं पर कोई बाबा रहता है।
तो इस तरीके से हमारे कल्चरल बिलीफ्स होते हैं। या फिर कई बार जैसे हम देखते हैं कि भाई स्मॉल पॉक्स शायद बंद हो गए, चिकन पॉक्स वगैरह स्मॉल पॉक्स होता है, इसमें डॉट डॉट निकल जाते तो हम बोलते हैं भाई माता निकल गई है ना। तो फिर उसके माथा पे कुछ जो भी होता है वो करो, कुछ पानी से नहाओ, कुछ करो, इस तरीके से हमारा बिलीफ होता है। और साइंटिफिकली गली क्या बोलते हैं हम उसको, चिकन पॉक्स होना, स्मॉल पॉक्स होना, है ना। स्मॉल पॉक्स चलता है भी, चिकन पॉक्स इरिटेट हो गया है शायद। तो इस तरीके से हमारे जो कल्चरल बिलीफ होते हैं वो भी हम अफेक्ट करते हैं, और ये हमको मतलब धार्मिक में कल्चरल में देखने को मिल जाते हैं ना ज़्यादातर। तो इस तरीके से पेशेंट का ओवरऑल हमारा इसका ओवरव्यू है। अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो पेशेंट की रिकवरी में अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है उसका टेम्परामेंट ना। फर्स्ट जो होता है इंडिविजुअल्स रिएक्शन, उसका टेम्परामेंट कैसा है ना। पेशेंट का टेम्परामेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। टेम्परामेंट उसका कैसा है, मतलब उसका बिलीफ कैसा है ना, किस तरीके का, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसका वापस से हील करने की उसकी बिलिंग कैसी है ना। तो कहते हैं भाई यदि हमारी वापस से हील करने की बिलिंग हमारी स्ट्रांग है, डिजायर हमारी स्ट्रांग है, तो वापस से हम हील हो जाते हैं। पर कोई भी हमारी मेजर डिसीज भी हुई है, कितनी से बड़ी क्यों ना होगी, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, और जिनको डॉक्टर ने भी मना कर दिया था इवन कि आप ठीक नहीं हो पाओगे, इस डिसीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर उनकी बिलिंग से उन्होंने ठीक हुए हैं और आज एक एग्जाम्पल सेट किया है ना। काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स है। अरुणिमा सिन्हा का देखेंगे आप, अभी वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई, उसके पैर नहीं है उसके बाद भी माउंट एवरेस्ट है ना। जस्ट इमेजिन, उसको गुंडों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया था उठा के, तो उसके लेग जो है फुट है वो कट गए ना। उसका फिर ऑपरेट हुआ, ऑपरेट होने के बाद उसका आर्टिफिशियल लेग प्रोस्थेस लगा हुआ है, उसके बाद भी वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। तो ये क्या था, एक डिजायर था कि नहीं मैं कर सकती हूँ और मैं वापस से हील हो सकती हूँ। डॉक्टर ने बोला कि आप इसके बाद कभी चल नहीं पाओगे, लेकिन उसने सोचा है ना, आप सर्च करोगे अरुणिमा सिन्हा है ना, तो उसने डिजायर थी कि नहीं मैं कर सकती हूँ, उसने प्रोस्थेसिस लगाया, हील हो गई, रिकवर हो गई, और माउंट एवरेस्ट भी चढ़ गई। फिर कई लोगों के पैर होते फिर भी नहीं चढ़ते हैं ना, फिजिकली फिट रहते तब भी। तो एक हमारा बिलिंग होना भी जरूरी है कि मैं वापस से हील हो सकती हूँ। तो ये टेम्परामेंट पे भी हमारा डिपेंड करता है। सेकेंड जो हमारा इंडिविजुअल डेवलपमेंट कैपेसिटी एंड मैच्योरेशनल स्टेज। अब जो इंडिविजुअल है वो कितना डेवलप है ना, मेंटली कितना स्ट्रांग है, मेंटली वीक है, उसका मेंटली जो ईक्यू आईक्यू लेवल है वो कितना है, और सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का। देन मैच्योरेशनल स्टेज, कितना मैच्योर है, इमेच्योर है ना। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि उसका डेवलपमेंट कैपेसिटी अच्छा रहेगा तो जल्दी से हील हो जाता है, जल्दी से हम उसे रिकवर कर सकते हैं। देन नेचर एंड सीवियरिटी ऑफ द इलनेस ना, दूसरा जो होता है नेचर एंड सीवियरिटी ऑफ द इलनेस। सेकेंड है डेवलपमेंटल कैपेसिटी एंड मैच्योरेशनल। डेवलपमेंटल स्टेज एंड मैच्योरेशनल कैपेसिटी। थर्ड कौन सा है, नेचर ऑफ डिसीज या सीवियरिटी ऑफ डिसीज। नेचर एंड सीवियरिटी ऑफ डिसीज ना, ये डिसीज का साइन है, नेचर एंड सीवियरिटी ऑफ द डिसीज। अब कितनी सीवियर डिसीज है, डिसीज का नेचर मतलब किस टाइप की डिसीज है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो वो भी ज़रूरी होता है। साथ ही साथ एक हमारी बिलिंग के साथ साथ कौन सी डिसीज है उसका सीवियरिटी कितना है। छोटा डिसीज हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि जल्दी से हील हो जाएगा, जल्दी से रिकवर हो जाएगा। पर कुछ मेजर डिसीज है तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है, और उतना फिर हमको पेशेंस के साथ
हील होने में टाइम जाता है ना, कहते हैं कि टाइम इज हील एवरीथिंग। तो समय के साथ वो हील हो जाती है, पर उतना हमको पेशेंस रखना होता है उस समय तक, राइट। देन रिक्वायर ट्रीटमेंट मॉडलिटीज। अब ट्रीटमेंट मॉडलिटीज की हमारे पास फैसिलिटीज वगैरह कितनी अवेलेबल हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, रिक्वायर, पूरा लिखना, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट मॉडलिटी, मतलब कि जो ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज हैं वो हमारे पास कितनी है ना। ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज अच्छी रहेगी तो जल्दी से रिकवर हो जाएगा, पर ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटीज है वो अच्छी नहीं रहेगी, सफिशिएंट मात्रा में नहीं रहेगी, क्वालिटी ऑफ केयर नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। जितना अच्छा क्वालिटी ऑफ केयर होगा, जो भी हमारे पास फैसिलिटीज ज़्यादा बेटर होंगी, तो जल्दी से रिकवर हो जाएगा। देन फैमिली इंटीग्रिटी एंड रिसोर्सेज। अब फैमिली इंटीग्रिटी मतलब फैमिली में रिसोर्सेज वगैरह क्या क्या हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा डिपेंड करता है ना। जैसे अब वो कोई बीमार हो गया और हमारे पास कुछ व्हीकल है या कुछ है, तो हम जल्दी से उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। अब कोई जंगल में रह रहा है, नदी के उस पार रह रहा है, वहाँ कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल तक लाने में से 4 घंटे लगते हैं ना, रिसोर्सेज नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। तो भी हमारा डिपेंड करता है कितना हमारे पास फैमिली रिसोर्सेज है, इंटीग्रिटी क्या है। देन इंडिविजुअल्स पास्ट एक्सपीरियंस एग्जाम्पल सिमिलर और अदर इलनेस। अब इंडिविजुअल का पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, जैसे कोई उसको पहले डिसीज हुई है और वापस से वही डिसीज सेम हो गई, या कोई और अलग डिसीज हुई है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। यदि नेगेटिव रहा उसका फीडबैक तो क्या होगा, नेगेटिव व्यू में जाएगा। यदि पॉजिटिव रहा है, आराम से ठीक हो गए, तो उसमें जल्दी से आ जाएगा क्या, इंडिविजुअल्स पास्ट एक्सपीरियंस एंड इंडिविजुअल्स पास्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हमारा द वेरियस साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। अब कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कि हमारे ईगो को, है ना, जो हमारे ईगो होता है उसको ठेस ना पहुंचे, उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को डिफेंड करते हैं ना। तो जैसे कोई हमको चीज़ हो गई है, कुछ हमने गलत कर दिया, तो जैसे हम आपको पूछेंगे भाई आप लेट क्यों आए हो ना, तो आप डायरेक्ट ही नहीं कहोगे कि हाँ ठीक है मेरी गलती हो गई मैं लेट आए, तो कुछ ना कुछ हम एक्सक्यूज देते हैं ना, कि भाई ट्रेन लेट हो गई, या घर में नहाने को पानी नहीं था ना, या ऑटो नहीं मिला ना, कुछ भी हम एक एक्सक्यूज देते हैं ना, या खाना नहीं बन पाया था। तो ये क्या करते हैं, हमें अपने आप को डिफेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्यूज देते हैं। ये होता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ना। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। या जैसे कोई डिसीज हो गई तो डिसीज को भी हम मतलब उसको इजिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो हमारी यदि कोई गलती की वजह से हुई है। तो जैसे एक्सीडेंट भी हो गया, पेशेंट से हम पूछेंगे कैसे हुआ, तो वो ये नहीं बताएगा कि मेरी गलती से हो गया, मैंने डायरेक्ट जाके ट्रक में गाड़ी ठोक दी तो हो गया। कुछ ना कुछ वहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या करते हैं, एक्सक्यूज देगा, राइट, कि गाड़ी स्लिप हो गई, या ट्रक वाले ने एक्सीडेंट कर दिया ना, या ब्रेक फेल हो गया, एक्सेट्रा। तो ये होता है हमारा डिफेंड मैकेनिज्म ना। कुछ हद तक अच्छे भी होते हैं, पर ज़्यादा यूज करते हैं तो वो नेगेटिव भी होता है। देन इंडिविजुअल्स रिएक्शन टू एक्यूट इलनेस। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है, इंडिविजुअल रिएक्शन टू एक्यूट इलनेस। अब एक्यूट कोई इलनेस हुआ है तो उस पर क्या क्या हमारा रिएक्शन हो सकता है इंडिविजुअल का। तो फर्स्ट जो होता है हमारा इमीडिएट डायरेक्ट इफेक्ट एंड क्रॉनिक इफेक्ट। इमीडिएट डायरेक्ट इफेक्ट, फर्स्ट सेकंड है क्रॉनिक इफेक्ट। क्रॉनिक इफेक्ट, तो जो इमीडिएट होते हैं क्या क्या हो सकता है इमीडिएट इफेक्ट में। यस, क्या क्या इमीडिएट इफेक्ट हो सकते हैं जब डिसीज होती है तो। और हम्म, क्या है हमारा इंडिविजुअल रिएक्शन टू एक्यूट इलनेस। जब डिसीज हुई है तो उस पर क्या रिएक्शन हो सकता है इमीडिएट। हाँ और बताओ। गुड। और
वो अपनी सर्टिफिकेट का ट्यूशन नहीं मिलेगा, हम्म, वो बार-बार उसे इलनेस के बारे में सोचेगा। ओके, सिट डाउन। तो इमीडिएट जो इफेक्ट होता है ना, डायरेक्ट जब हमको कोई डिसीज हुई है तो वो हमारा साइकोलॉजिकली फिजिकली क्या क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, पेन होगा ना, किधर भी फिजिकल इंजुरी हुई है या फिजिकल या इंटरनल भी इंजुरी हुई है तो क्या होगा, दर्द होगा, हमको पेन होगा। उसका डिस्कम्फर्ट है ना, कंफर्टेबल नहीं लगेगा हमको, डिस्कम्फर्ट होगा। देन डिक्रीज एपेटाइट, एपेटाइट मीन्स भूख लगना, डिक्रीज मतलब कम होना, तो भूख नहीं लगती जब भी हम बीमार होते हैं, क्या बोलते हैं भाई खाना खाने का मन नहीं कर रहा है ना, या फिर साइकोलॉजिकली भी थोड़ा इमोशनल डिस्टर्बेंस है तो हम खाना नहीं खाते हैं ना, घर में किसी से झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया तो क्या बोलते हैं, आपकी लड़ाई से आपकी बातों से मेरा पेट भर गया है ना, खाना खाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यदि हम साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्बेंस होते हैं तब भी हम खाना नहीं खाते हैं ना, तो लॉस ऑफ एपेटाइट होना या डिक्रीज एपेटाइट होना, इंसोमिया होना, अब साइकोलॉजिकली डिसीज से लेकर बार बार सोच रहे हैं, स्ट्रेस है तो नींद भी नहीं आती है ना, कैसे ठीक होगा क्या होगा, तो उसकी वजह से लैक ऑफ स्लीपिंग होना, इंसोमिया मीन्स लैक ऑफ स्लीपिंग नो। देन देन नेक्स्ट है जो लिमिटेशन ना, कुछ लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब जो फिजिकल एक्टिविटी भी है, मतलब हम जिस हद तक करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते हैं, कोई स्पोर्ट्स है या फिर हमको कोई वॉकिंग है, कोई एक्टिविटी करनी है, तो हम हैंड कुछ हम बीमार हैं तो पूरी तरीके से हमारा उसमें मन भी नहीं लगता है, वो हम पूरी तरीके से नहीं कर पाते। देन कॉन्फिनमेंट बेड है ना, और कॉन्फिनमेंट बेड मीन्स कि हम बेड पर ही आराम करना चाहते हैं, उस रूम से हमारे कमरे से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। एंड वीकनेस एंड इरिटेबिलिटी ना, क्या होता है, वीकनेस भी हो जाती है, साथ ही साथ इरिटेशन होता है ना, इरिटेट होते हैं, हमारा बिहेवियर अच्छे नहीं होता है, जल्दी से चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा होना ना, हाइपर एक्टिविटी एंड रेस्टलेसनेस ना, हाइपर एक्टिविटी होना मतलब कि जल्दी से एक शॉर्ट टेम्पर होना, किसी ने कुछ बोल दिया तो जल्दी से उसमें हमारा रिएक्ट करना, जल्दी से गुस्सा हो जाना, एंगर हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना। देन रेस्टलेसनेस, हम रेस्टलेसनेस हो जाते हैं, रेस्टलेसनेस मीन्स कि आप इधर से थोड़ा भाग के आएंगे 1-2 किलोमीटर तो आपकी ब्रीथिंग हो गई है ना, रेस्पिरेशन हो गया, सब आपका इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा रेस्टलेसनेस होना। देन ट्रांसिएंट एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर होता है साइकोलॉजिकली जिसमें हम थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, सिचुएशन चेंज होती है तो जल्दी उसको हम एडेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा मतलब इमीडिएट जो होंगे, जैसे पेन हो गया, डिस्कम्फर्ट हो गया, एपेटाइट लॉस हो गया, इंसोमिया हो गया है ना, एक्सेट्रा। फिजिकल एक्टिविटी इंटॉलरेंस होना ना, या फिर वीकनेस होना, हाइपर एक्टिविटी होना, स्ट्रेस एंजाइटी होना, गुस्सा होना, एक्सेट्रा। उसके बाद फिर क्या आता है ना, जैसे कि फिर हमारे पास कोई बात करने आता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, भाई मुझे अकेला छोड़ दो है ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी है ना, तो वैसा नहीं करना चाहिए, उस समय बात करनी चाहिए जब वो यदि कोई प्रॉब्लम में है तो वो ज़रूर बोल रहा है अकेला छोड़ दो, और कुछ समय बाद उसके पास जाओ, उसका सॉल्यूशन सुनो भाई क्या हुआ, राइट। तो साइकोलॉजिकली, तो देन आ जाता है हमारा क्रॉनिक। अब हम देखेंगे क्रॉनिक में क्या क्या होता है। क्रॉनिक में क्या होगा, विड्रॉवल, विड्रॉवल मतलब कि उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यार कैसे हो गया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए थी। देन उसके बाद है ना हमारा रिग्रेशन, रिग्रेशन मीन्स हमको पछतावा होता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी रीज़न की वजह से कुछ हो गया है तो बाद में हमको पछतावा होता है, रिग्रेट करते हैं कि ऐसा मैं ये कर लेता तो ऐसा नहीं होता है ना, जैसे कोई का एक्सीडेंट हो गया और उस दिन हेलमेट नहीं लगा के गया, राइट, तो क्या वो लगेगा यार आज हेलमेट लगा के जाता तो शायद में एक्सीडेंट नहीं होता, बच जाएगा तो सोचेगा, नहीं बचेगा तो घर वाले सोचेंगे है ना, एक्सीडेंट हो नहीं होता यदि हेलमेट का यूज करता तो थोड़ा सा रिग्रेट होता है। वो बोट, तो रिग्रेट होता है हमको है ना किसी भी चीज़ को लेकर के ना, या फिजिकली भी हम डैमेज हो गए ना, तो फिजिकली कुछ बीमारी जो होती है लाइफ स्टाइल की वजह से होती है ना, जैसे ओबिसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, यदि प्रॉपर हम लाइफ स्टाइल मैनेज करेंगे, जीआई ट्रैक की जो होती है बाहर से ना, तो माइंड पे कंट्रोल नहीं है, कुछ भी ऑर्डर किया, देखा और खा लिया जा करके ना, बाद में क्या होता है फिर ना, सुबह जब हम वॉशरूम और टॉयलेट के लिए जाते हैं फिर बर्निंग होना, एब्डोमेन अपसेट होना, एसिडिटी होना, तो इस तरीके से हमारा बाद में फिर रिग्रेट होता है कि यार नहीं खाना चाहिए थी, राइट, तो इस तरीके से रिग्रेट होना। देन इन द थम सकिंग मोर डिमांडिंग क्लिनसिंग और नेगेटिविटीज बिहेवियर ना, तो बाद में क्या करते हैं फिर हम, जैसे कि
रिग्रेशन में थंब सकिंग वगैरह हो गया है ना, ये कुछ कुछ पर्सन होते हैं थंब सकिंग है। डिमांडिंग जो हमारा बिहेवियर है वो नेगेटिव हो जाता है ना, पेसिमिस्टिक होना। देन इंक्रीज डिपेंडेंसी ओवर द अदर प्रॉब्लम, साथ ही साथ तो डिपेंडेंट हो जाते हैं जो हम कि भाई कुछ ओवर जो प्रॉब्लम होने की वजह से कि हम किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाना है कि भाई कोई पर्सन आएगा तो फिर वो हमारी केयर करेगा ना, तो इस तरीके से हम ओवर डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। नॉर्मल डिपेंडेंट है तो ठीक है चलता है, पर ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाती है जो हमारी केयर के बारे में फैमिली मेम्बर हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हाइपो एक्टिविटी और हाइपर एक्टिविटी। हाइपो मीन्स कि कम होना, एकदम डल हो जाना। हाइपर हाइपर मीन्स कि ज़्यादा हो जाना। ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं कि वो रोबोट बन जाएगा फटाफट काम करने लगेगा, मतलब थोड़ा सा इरिटेशन होना, एंग्री होना, फ्रस्ट्रेशन होना, हॉस्टिलिटी होना, है ना, गुस्सा आना जल्दी से, तो ये होता है हाइपर एक्टिविटी, है ना, मतलब एकदम से किसी ने कुछ बोल दिया तो एकदम हाइपर एक्टिव हो जाना, हम कहते हैं हाइपर हो गया। मूड स्विंगिंग होना, मूड मतलब चेंज होना, कुछ समय अच्छा मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, फिर रोने लग गया, फिर अपसेट हो गया, फिर रिग्रेशन आ गया, राइट। तो दिस इज द मूड स्विंगिंग, है ना, तो वो हर 10-15-20 मिनट में चेंज होता रहता है मूड, तो ये साइकोलॉजिकली होता है हमारा मूड स्विंगिंग, एक जैसा मूड नहीं रहता है। देन मूड स्विंगिंग हो गया हमारा। मूड स्विंग, डिनाइल ना, डिनाइल जब भी कोई डिसीज होती है तो हम उससे डिनाई करते हैं, उसको पहले हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का हमारा होता है। आइसोलेशन ना, अभी बताया था इससे, तो कोई भी बोलता है भाई मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। कॉन्फिनेंट ऑफ बेड ना, बेड रिडन हो जाना, बेड पे सोए रहना, उसी टाइम वहीं पर बिताना। सेपरेशन फ्रॉम द सोसाइटी सेल्फ अप्रोच, है ना, सोसाइटी मतलब दोस्त यारों से, सोसाइटी से मिलना बंद कर देना, रूम में रहना, बस रेस्ट करना। maladaptive behavior, maladaptive behavior means hypochondrial and conversation reaction ना, प्रॉपर तरीके से बिहेवियर नहीं हो पाना हमारा, तो ये भी हो जाता है। सेल्फ इमेज या सेल्फ कॉन्सेप्ट डाउन होना। फिजिकली हैंडीकैप इफ इलनेस और क्रॉनिक फिजिकल हैंडीकैप इज देयर, यदि क्रॉनिक इलनेस है तो वहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप भी हो जाता है, जो हमारी डेली एक्टिविटी है ना वो भी हमारी अफेक्ट करती है। एंड डिलेड सेक्सुअल मैच्योरेशन, तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें देखने को मिलती है क्रॉनिक इफेक्ट में। ठीक है, अब हम देखेंगे इंडिविजुअल्स रिएक्शन टू सिकनेस। अब जैसे हॉस्पिटल्स में वो हॉस्पिटलाइज हुआ है, भर्ती हुआ है, एडमिट हुआ है, तो उसको उस समय क्या क्या हो सकता है ना, सिकनेस एंड सर्जरी। इसमें सिकनेस भी है एंड सर्जरी भी, दोनों आ जाएगा। जब सिक हुआ है तब ना, सिकनेस और सर्जरी। तो क्या क्या हो सकता है ये हमारा, तो सबसे पहले तो जब भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके जो पेरेंट्स है, फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड्स है, उनसे क्या होता है, अलग हो जाता है ना। अब अकेले कोई भर्ती करते हैं हम, पूरा फैमिली मेम्बर तो नहीं रहता है ना, पेशेंट आईसीयू में पेशेंट ही रहेगा सिर्फ, और मिलने भी नहीं दिया जाता है ना, दिन में 1-2 बार टाइमिंग रहता है, उसी समय आप आ सकते हो। तो फैमिली से सेपरेट हो गया, दोस्तों से अलग हो गया, सोसाइटी मेंबर से, फ्रेंड से अलग हो गया, तो उसको फीलिंग ऑफ अनफेमिलियर लगता है ना, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस होना, और अनजान लोगों के साथ आ जाता है। जैसे छोटा बच्चा भी है, थोड़ा मैच्योरेशन लेवल अच्छा है तो वो समझता है, बाकी उससे लगेगा कि चलो मैं अलग हो गया ना, फिर भी। तो द फैक्टर में इन्फ्लुएंस, तो ये जो फैक्टर है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, चाइल्ड के अकॉर्डिंग, पर्सन का एज ग्रुप क्या है, उसका कैपेसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट है इंडिविजुअल एज ना, तो एज के अकॉर्डिंग भी होगा। छोटा बच्चा होगा तो वो ज़्यादातर मम्मी पापा फैमिली के साथ रहना चाहता है, अब आप उससे 5-7 दिन मुश्किल होगा रखने के लिए ना, तो ये एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। थोड़ा सा मैच्योर है तो वो उस चीज़ को समझता है। देन लेवल ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब उसका कॉग्निटिव लेवल का डेवलपमेंट कितना है ना, तो एज भी मैटर नहीं करती, एज के साथ साथ उसका जो ईक्यू है, आईक्यू है, उसका डेवलपमेंट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। मान लो एज ज़्यादा है पर वो एज ज़्यादा है पर मेंटली वो बच्चे ही है अभी भी, तो भी फिर दिक्कत है। या फिर एज कम है और मेंटली स्ट्रांग है तो वो जल्दी से एडजस्ट कर पाएगा, राइट। देन प्री मॉर्बिड पर्सनल फैमिली रिलेशनशिप, उसका फैमिली के साथ रिलेशनशिप कितना है, आप कोई क्लोज वन है, ज़्यादा फैमिली का रिलेशन है तो फैमिली से ज़्यादा समय दूर नहीं रह पाएगा। देन फैमिली रिएक्शन टू द इलनेस एंड एबिलिटी टू कोप अप, अब फैमिली का रिएक्शन भी कितना है ना, जो उसका एबिलिटी वगैरह कैसे कोप अप वगैरह कर रहे हैं उसके साथ है या नहीं है ना,
तो इस तरीके से। देन फैमिली रिएक्शन, देन नेचर ऑफ इलनेस, नेचर ऑफ इलनेस क्या है, जैसे अभी बताया था किस टाइप का डिसीज है, ज़्यादा सीवियर है, मॉडरेट है या माइल्ड है, उसके अकॉर्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। पेशेंट्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व ना, ओ सॉरी, टाइप ऑफ मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व, उसका मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज है। मेजर सर्जरी है तो ज़्यादा स्ट्रेस होगा, माइनर है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना, कौन कौन सा ट्रीटमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। देन ड्यूरेशन ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में वो कितने समय तक एडमिट है, यदि ज़्यादा लंबे समय तक होगा तो प्रोलॉन्ग में साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो जाते हैं एक ही जगह पर एडमिट होने की वजह से ना, तो ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन भी डिपेंड करेगा। देन स्ट्रेस ऑफ बीइंग हॉस्पिटलाइज और सिक, ये जो हमारा है, अब इसमें हम देखेंगे एडवर्स रिएक्शन मीन्स कि उसका हॉस्पिटलाइजेशन से रिएक्शन कैसा है ना, जैसे मैंने बताया छोटा बच्चा है तो वो एडमिट नहीं होना चाहेगा, अब जो मतलब उसको ट्रीटमेंट दे रहा है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, राइट। जैसे कोई चीज़ हमको अच्छी नहीं लग रही है ना, तो हमको वो माइंड है हमारा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे कि कोई नॉन वेज नहीं खाता होगा, सपोज दैट, तो वो नॉन वेज को देख के ही उसको क्या माइंड में आता है ना कि अच्छा नहीं है, नहीं खाना ये चीज़, तो उसको माइंड ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो फिर बॉडी में कैसे वो एंटर होगा, और खा भी लेगा तो फिर वोमिटिंग हो जाएगी, राइट। तो पहले माइंड एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद उसको बॉडी एक्सेप्ट करती है। ऐसे ही जो ट्रीटमेंट भी हम ये सेम एप्लीकेबल होता है, पहले उससे माइंड एक्सेप्ट करेगा तो वो मेडिसिन है, ट्रीटमेंट वो 100% वर्क करता है। जैसे हम बचपन में छोटे थे तो जबरदस्ती हमको दे दिया जाता था ना, पानी में शक्कर मिक्स करके दूध के साथ मिक्स करके दवा दे दी, तो पता नहीं चलता था, डायरेक्ट मेडिसिन देंगे तो हम खाते नहीं थे, फेंक देते थे ना, खाने के लिए दिया। तो इस तरीके से पहले माइंड एक्सेप्ट करेगा, फिर उसे बॉडी एक्सेप्ट करती है। देन तो इसके लिए यदि एडवर्स हमारा रहेगा कि भाई डिसीज से मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मर जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा एक्सेट्रा, कब तक ठीक होऊंगा, वापस से हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, दोस्तों से फैमिली से मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा, तो यदि एडवर्स हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स है डिसीज से लेकर के हम कोप अप नहीं कर पा रहे, तो उसमें हमारा इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी है उतना अफेक्ट नहीं करता है, उतना इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता है, और इवन इलनेस भी हो सकती है ना। आप ये भी सोचना शुरू कर दें 1 घंटे कंटिन्यू नेगेटिव सोचते जाएं तो अभी आप बैठे बैठे यहाँ पर बीमार हो जाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं चाहे तो, है ना। तो इसी तरह आप नए पॉजिटिव सोचेंगे, एफर्मेशंस वगैरह रिपीट करेंगे, जो आपको मैनिफेस्ट करना है, अचीव करना है, तो वो भी हो जाता है ना। तो ये हमारे मतलब ओवरऑल हमारे माइंड पर ही डिपेंड करता है। इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, जैसे कि हमारा इमोशनल रिएक्शन टू हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर के एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, इमोशनल रिस्पॉन्स में क्या क्या एंजाइटी एंड फियर जो ज़्यादातर होता है, एंगर एंड हॉस्पिटलिटी सेकंड में आता है, फिर आता है हमारा फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ग्रीफ एंड मॉर्निंग डिनाइल, मॉर्निंग डिनाइल। एंगर एंजाइटी होना है ना, भाई जो उस चीज़ को लेकर के चिंता होना है ना, कंसर्न कि भाई कैसे होगा क्या होगा है ना, वापस से ठीक हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, कितना समय लगेगा, या हो भी गया तो चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा एक्सेट्रा। तो सो मैनी उसके माइंड में थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो उसके उसके अकॉर्डिंग भी ये हमारा होता है। Then, अब नर्स का इसमें क्या रोल रहेगा कि नर्स उसके साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करे, उसके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको क्लियर करें, और जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो उसके साथ शेयर करें कि नहीं इतना इतना इसमें समय लगेगा, ऐसा ऐसा है, और हो सके तो पॉजिटिव ही करें, नेगेटिव ना करें, ताकि वो भी उस चीज़ को हील करने के लिए ठीक हो जाए, है ना। कई बार हमको कुछ हो जाता है, डॉक्टर अरे कुछ नहीं बस छोटा सा है हो जाएगा, है, तो हम बताते नहीं है ना, किसी का कुछ हो गया, या और हम ले जैसे अभी कोई बाहर है तो घर में कोई बीमार रहता तो हम उसे कम बताते हैं ना, या फिर डेड भी हो जाती तो हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट कि डेड नहीं हुई है, वो बीमार है, आप आज जाइए मिलने के लिए, यही बोलते हैं ना जनरली। अब डायरेक्ट हम बोलेंगे तो क्या होगा, तो इस तरीके से हम उसको यदि पहले हमारे माइंड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन करें और पॉजिटिव उसके साथ शेयर करें। देन एंजाइटी एंड फियर, अगला जो होता है एंजाइटी एंड फियर में लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ ट्रस्ट, सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक
economic forces bearing directly on the affected individuals. एंगर एंड एंजाइटी फेयर ये हमको कब आता है? देन एंजाइटी इज द फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड हेल्पलेसनेस फेस ऑफ डेंजर. अब कोई चीज है जिसको हमको डेंजरस खतरा है जिस चीज से हमको, तो उसको फेस करने में क्या होता है, हमको थोड़ा सा एंगर और एंजाइटी आती है ना, डर लगता है या फिर हमको एंजाइटी आती है. फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मीन्स कि हम उस चीज को लेकर के सर्टेन स्पेसिफाई नहीं रहते, अनसर्टेनिटी की वजह से या हेल्पलेसनेस की वजह से ना किसी चीज को फेस करने में. एंड लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ ट्रस्ट, सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फोर्स बेयरिंग डायरेक्ट ऑन द अफेक्टेड इंडिविजुअल. लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से, लैक ऑफ सोर्सेस होने की वजह से या लैक ऑफ ट्रस्ट होने की वजह से भी समटाइम ना एंजाइटी, स्ट्रेस, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक भी इसमें हमारा इन्वॉल्व होता है. देन एंगर एंड हॉस्टिलिटी. एंगर एंड हॉस्टिलिटी कब होता है? जब हम मतलब फिजिकली भी साइकोलॉजिकली भी हम डिस्टर्बेंस से हम किसी चीज़ को लेकर के हम खतरा महसूस कर रहे हैं कि इससे मेरे को डेंजरस खतरा हो सकता है. जैसे भाई फेयर फ्रॉम, उसको डाइट से फेयर हो सकता है, सर्जरी से फेयर हो सकता है, कोई मेजर इलनेस है उससे फेयर हो सकता है, राइट. लैक ऑफ ट्रस्ट होना, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमको बहुत गुस्सा आता है दूसरे पर्सन के ऊपर. जैसे कोई पेशेंट है तो पेशेंट को नर्स के ऊपर या फैमिली मेम्बर के ऊपर या फिर जो भी स्टाफ उसके ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा एंगर होता है, गुस्सा होता है. हॉस्टिलिटी मीन्स मतलब उसको अपना दुश्मन समझने लग जाना, राइट. तो हॉस्पिटलिटी हो सकता है समटाइम. इवन ये साइकोलॉजिकल के केसेस में ज़्यादा होता है. साइकेट्रिक पेशेंट रहते हैं और हम उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं, पर उनको लगता है कि ये मेरे को कोई दवा दे रहे हैं या कोई थेरेपी या कोई चीज़ दे रहे हैं, हमने उसके हाथ पैर बांध के रखे हैं, तो किस लिए उसको लग रहा है इसलिए बांधे ताकि वो किसी को और इंश्योर ना करे, किसी को हार्म ना करे, इसके लिए हमने हाथ पैर बांधा है, पर उसको लग रहा है ये मेरा दुश्मन है. तो जो साइकेट्रिक डॉक्टर होते हैं या साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर वगैरह होते हैं, तो वो भी एक तरीके से पागल होते हैं ना. पागल मीन्स कि मतलब उन लोगों के साथ रह रहे के कैसे उनको हैंडल करना है, क्या करना है, मतलब एक बच्चे की तरह, या फिर कह सकते हैं कि एक मतलब बहुत ही वो रहता है डिफिकल्ट ना. तो साइकोलॉजिस्ट होना या फिर साइकेट्रिक जो डॉक्टर होते हैं, काउंसलर होते हैं, थोड़ा सा इसमें मेंटली का बहुत रोल होता है ना, क्योंकि पहले हम उस लेवल तक रहेंगे फिर हम उनको टीच कर पाते हैं ना, थेरेपीज वगैरह दे पाते हैं. देन आता है हमारा लैक ऑफ नॉलेज, ये हो गया हमारा. If response occur, the patient need acceptance of behavior and the person who can listen his problem. तो नर्स को भी क्या करना चाहिए, पेशेंट को इस तरीके का हॉस्टिलिटी है, एंगर है ना, स्ट्रेस, फेयर वगैरह है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. ऐसा नहीं कि मतलब उसने एक बात बोली तो हम दो बोलेंगे, उसने दो बोला तो हम चार ना. तो नर्स को ऐसा नहीं करना है, नर्स को समझना पड़ेगा भाई ये जो बिहेवियर है ये क्यों आ रहा है उसका, राइट. जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो भाई किस वजह से आ रहे हैं, तो वो हमको समझना पड़ेगा और समझने के बाद वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, तब जाके. नहीं तो किसी ना किसी को तो एक को रुकना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो इस तरीके से इसमें होता है. तो हम यदि एक्सेप्ट करेंगे, उसका कंसर्न को समझेंगे, तो उसको हम सपोर्ट कर पाएंगे. देन फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस. अब फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी होता है साइकोलॉजी के साथ साथ, जो हमारे मैंने जैसे बताया जो हमारा थॉट होता है, फीलिंग्स होती हैं, वो हमारे फिजियोलॉजिकल भी डिस्टर्बेंस करती हैं. और इसके अलावा जैसे कुछ फिजिकली हैंडीकैप हो गया, डिफॉर्मिटी हो गई, ऑर्गनल हो गया है ना बायोलॉजिकली, तो वो तो एक अलग है, पर साइकोलॉजिकली भी हमारे बॉडी पर अफेक्ट करती है. जैसे कि मैंने बताया था आपको, इंसोम्निया होना, लैक ऑफ स्लीपिंग होना, भूख कम लगना है ना, एनोरेक्सिया होना, तो ये सारी डिसीज हमारी फिजियोलॉजिकली साइकोलॉजिकली भी हमारा डिस्टर्बेंस हो सकता है. देन इरिटेबिलिटी होना ना, इनेबिलिटी होना, कंसंट्रेशन नहीं हो पाना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होना, डिटैचमेंट होना ना, लोनलीनेस होना, तो ये सारी हो सकती है. देन ग्रीफ एंड, अगला जो हमारा है ग्रीफ एंड मॉर्निंग. तो ग्रीफ क्या होता है हमारा, जिसमें हमारा मतलब कि कोई हमारा संबंध पर्सन है, लव वन है हमारा, और हमारा वैल्यूड है ना, या फिर हम पर्सन या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा वैल्यू की चीज़ है ना, कोई हमारा संबंध लव वन है, क्लोज वन है, तो उसका लॉस हो जाना है, डेथ हो जाना या लॉस हो जाना, तब हमको क्या होता है, ग्रीफ होता है, सोरो होना, दुख होना. तो इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रीफ ना. जैसे हमारे पास 1 लाख का आईफोन है और वो गुम गया, तो क्या होगा, दुख होगा ना. कोई हमारा पर्सन है, रिलेटिव है, क्लोज वन है, फ्रेंड, उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा,
दुख होगा, राइट, ग्रीफ, तो इसको बोलते हैं हम ग्रीफ। तो पहले तो हम एंटिसिपेट करते हैं उसको, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। देन एक्चुअल लॉस ऑफ समवन, रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, किसी की जॉब हो सकती है, भाई जॉब से फायर कर दिया ना। तो ग्रीफ मीन्स होता है कि जो हमारा इंटरनल जो दुख है, और मॉर्निंग मीन्स होता है उनको हम एक्सटर्नली जो हमारे बॉडी पे शो हो रहा है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में, हमारे हाव भाव में, हमारे बिहेवियर में, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं हम, मॉर्निंग। लिख के रखो क्या होता है ग्रीफ मीन्स की जो हमारी इंटरनल फीलिंग है ना, कोई समवन लॉस हो गया तो हमारी जो इंटरनल फीलिंग है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रीफ। और मॉर्निंग मीन्स की वही चीज़ हमारी बॉडी पे, हमारे हाव भाव में, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में दिखने लग गई, राइट, तो उनको बोलते हैं हम मॉर्निंग। नॉट मॉर्निंग है ना, सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है, स्पेलिंग करेक्ट लिखना। अब इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कोई संबंध लॉस हो गया, कुछ हो गया, तो इसमें हम क्या करते हैं भाई, अब उसको ओवरकम करना है ना, उसको मतलब कि कैसे कह सकते हो साइकोलॉजिकली, जैसे हमको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, तो अब गुस्सा को हमको डाउन करना है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरों पे चिल्लाते हैं, दूसरों को हम कुछ बोलते हैं ना, तो वो थोड़ा कम हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से हमको इसको कम करना है। अब ग्रीफ ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, फिर क्या क्या करते हैं हम, जब हम दुख में रहते हैं, ग्रीफ में रहते हैं ना, तो ये इजी चीज़ है, जस्ट हम आपको सपोज करेंगे, इमेज करेंगे, डेली लाइफ में हमारे साथ होता है ना। तो जब भी हम ग्रीफ में रहते हैं तो क्या करते हैं, उसको कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ना, फीलिंग ऑफ एंजाइटी होता है, हेल्पलेसनेस होता है ना, गिल्ट खुद पे महसूस होता है कि यार है ना ये नहीं करता, ये कैसे कर दिया, गुस्सा आती, थोड़ा सा, थोड़ा डिप्रेशन में भी जाते हैं, आइसोलेशन है ना, अलग हो जाते हैं है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसको, आइसोलेशन होना एक्सेट्रा आर द पार्ट्स ऑफ ग्रीफ, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट्स होता है, ग्रीफ का। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। पेशेंट जब भी हम उसका जो बिलीफ है ना, कोई चीज़ हम उसको बताते हैं, कोई मेजर इलनेस हो गया अचानक से हमको पता चलता है, तो वो भी हमारे ईगो पे ठेस लगती है, तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आ जाता है, उसका जो बिलीफ था वो डिसबिलीफ हो जाता है। जैसे मतलब कोई चीज़ है और हमने उसको उसके बारे में सच्चाई बताई, अभी तक उसने बचपन से सीखा था एफ फॉर एप्पल है ना, तो हमने बता दिया एफ फॉर एप्पल नहीं होता, एफ फॉर बॉल होती है, तो उसको एक्सेप्ट करेगा क्या कोई, नहीं करता है ना। तो सिंपल सी बात है, तो इसमें क्या होता है, उसका ईगो हर्ट हो रहा है, भाई मैंने तो ये चीज़ पढ़ा है, आप ये कैसे बोल सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हमारा, इसको बोलते हैं हम डिसबिलीफ, उसका जो बिलीफ उसको हर्ट कर दिया। एंड अवेयरनेस होना चाहिए, स्टिग्मा उसका जो मतलब सोशल स्टिग्मा कैसा है, उसका सोशल स्टिग्मा, बिलीफ, बायसेस वगैरह, ये उसी चीज़ में आ जाते हैं। एंड द एस्पेक्ट में बी कंस्टेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस ऑफ पेशेंट, तो इसकी वजह से पेशेंट हमारा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है। और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो इतना ही है आज का। ठीक है, तो एक बार हम इसे सम अप कर लेते हैं। इसमें हमने पहले देखा कि जो मेन हेडिंग था, पेशेंट हमारा कैसे एडजस्ट करेगा हॉस्पिटल के साथ, जिसमें हमने देखा उसका डिग्री ऑफ पेशेंट, फैमिली वगैरह, पेशेंट का मैच्योरेशनल एज कितना है ना, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है, उसका टेम्परामेंट क्या है, उसका पर्सनल बिलीफ क्या है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा मैच्योरेशनल लेवल क्या है उसका, ये सारी चीज़ें इसमें फैक्टर अफेक्ट करते हैं, साइकोलॉजिकली भी एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिकली हो गया, राइट। तो पर्सन सारी तरीके से, फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, सोशली हो गया, सोशियो इकोनॉमिक हो गया, ये सारे फैक्टर इसमें हमारे इन्वॉल्व होते हैं और हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो एंगर हो गया, एंजाइटी हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी। तो नर्स का इसमें ये रोल है कि उसको अच्छे तरीके से समझ के उसको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करें और उसको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करें, काउंसलिंग करें, ताकि वो उस डिसीज़ या उस चीज़ को लेकर के उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पॉजिटिव हो और वो जल्दी से
हील हो पाए, राइट। चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।